जय हिंद फ्रेंड्स। कल हमने हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार की शुरुआत कर दी थी। उसी कड़ी में आज हमारा अगला टॉपिक होगा व्यंजन का वर्गीकरण। हमने पहले स्वर का वर्गीकरण देख लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। फ्रेंड्स, हम व्यंजन का वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। देखिए, व्यंजन व्यंजन क्या है? जिस किसी वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर रुक रुक कर अवरोध सहित उच्चरित किए जाए। उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे हम क ख बोल रहे हैं तो उसमें क के साथ अ जुड़ रहा है, ख में भी आ रहा है, तो इसमें स्वरों की सहायता ली जाती है। फ्रेंड, इसके उच्चारण में हमें हमारे मुख में जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें घर्षण या कंपन उत्पन्न होने के कारण ये व्यंजन बोले जाते हैं। वहीं स्वर आबाद रूप से फेफड़ों से मुख से होते हुए प्राणवायु बाहर निकल जाती है। फ्रेंड, व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं, +3 अक्षर और ज्ञ। फ्रेंड, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, अगर ये खड़ी पाई के राइट साइड में बिंदी लगा हुआ है, ये पंचमाक्षर बिंदु है, और नीचे ये ताड़न जात है, और ये नुक्ता चिन्ह जो शब्द के नीचे लगता है, वर्ण के नीचे लगता है, वो नुक्ता चिन्ह है, ये अरबी फारसी का है। और ये अनुस्वार। फ्रेंड, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह क्यों कहते हैं? हम अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे के साथ योग ना करने वाला है। किसी दूसरे के साथ ये योग ना करते, न किसी दूसरे के साथ ये वहन होते हैं। ये देखिए, अ के साथ ना योग कर रहे हैं, न इसके साथ वहन हो पा रहे हैं, तो इसीलिए अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। फ्रेंड, पंचमाक्षर केवल एक वर्ण पर लगती है। जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें से किसी एक वर्ण पर ही पंचमाक्षर का उपयोग होता है। केवल एक वर्ण पर लगती है। और ताड़न जात, देखिए ताड़न जात के बारे में बात करते हैं। इसको ड और ढ को ताड़न जात के साथ उत्क्षिप्त कहते हैं। इसमें इसके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर जाती है और तालु को प्रताड़ित करती है, इसीलिए इसको ताड़न जात, और जीभ के उछलने से उच्चरित होती है, इसलिए इसको उत्क्षिप्त भी कहते हैं। फ्रेंड, हिंदी को वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि देखिए, इंग्लिश का क्या है, नो लिखे, जैसे हमने KNOW, नो, तो इसमें के साइलेंट है। लेकिन हिंदी में कोई भी वर्ड, कोई भी भाषा में, मतलब कोई भी शब्द साइलेंट नहीं होता, इसलिए हिंदी को वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड, इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे नमः, न म ह, न म, ये विसर्ग नमः, ये दोनों अलग अलग लिखे, लिपि तो अलग है, चिन्ह थोड़ा सा देखिए अलग है, फिर भी दोनों का उच्चारण समान है। यही हिंदी में थोड़ा सा दोष माना जाता है। फ्रेंड, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग देखिए। ये अखबार है, ये हिंदी है, जैसे ही यहाँ पे मैंने बिंदी लगा दिया तो ये अरबी फारसी हो गया। यही नुक्ता चिन्ह की वजह से ही शब्द अरबी और फारसी का हम पहचान करते हैं। फ्रेंड, क ख ग घ, क ख ग ज फ हिंदी है, वहीं ख ख ग ज फ ये अरबी और फारसी है। ये विदेशी वर्ण है। फ्रेंड्स, विदेशी वर्णों की संख्या 5 है। वहीं अगर NCERT में देखें आप, तो NCERT में यह 5 की जगह 3 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हम अब आगे व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं। और
दो प्रकार के वर्गीकरण करते हैं हम, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर पहला वर्गीकरण है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन फ्रेंड्स क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग के सारे वर्ण स्पर्श व्यंजन है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें कुछ बात है, ये जो च वर्ग है ये संस्कृत में स्पर्श था, लेकिन ये अब हिंदी में स्पर्श संघर्षी हो गए। इसके उच्चारण में कहीं थोड़ा सा देखना आप, प्राणवायु हल्का सा गर्म और संघर्ष करते हुए निकलता है, च छ ज झ य, इसलिए अब हिंदी में इसको स्पर्श संघर्षी माना गया है। लेकिन ये हर जगह अपडेट नहीं मिलता है, इसलिए आपको इसको स्पर्श में ही ध्यान रखना है। और अगर कहीं आपको क्वेश्चन पूछ दे कि इन पांचों वर्गों में किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं, तो आप याद ध्यान रखेंगे च वर्ग को फ्रेंड्स। उसके बाद य र ल व, इनको हम अर्धस्वर अंतस्थ ईसत स्पर्श कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में पूर्ण घर्षण भी नहीं होता और न पूर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच के हैं, इन्हें इसीलिए अर्धस्वर कहा गया है। और अंतस्थ बीच का, स्वर और व्यंजन के बीच के, इसीलिए अंतस्थ। ईसत स्पर्श हल्का टच करता है, इसीलिए ईसत कम स्पर्श कहा जाता है। र को प्रकंपित और लुंठित, ल पार्श्विक। पार्श्विक क्यों? देखिए ल बोल के देखिए, ल जीभ के दोनों किनारों से पार्श्व से हवा बाहर निकल रही है, प्राणवायु, इसलिए ल को पार्श्विक कहा जाता है। और र में र देखिए जीवा प्रकंपित हो रही है, इसलिए इसको प्रकंपित और लुंठित कहा जाता है। यहीं पे स श ह संघर्षी ऊष्म, इनके उच्चारण करिए। प्राणवायु गर्म ऊष्म होकर निकलती है। स श श ह, ये संघर्षी और ऊष्म है। वहीं ड और ढ उत्क्षिप्त ताड़न जात, इसके बारे में हमने देखा। फ्रेंड्स एक नोट यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे एक नोट है, संस्कृत में य र ल व चारों अर्ध स्वर हैं या अंतस्थ हैं, किंतु हिंदी में केवल य और व अंतस्थ हैं। र और ल पूर्ण व्यंजन बन चुके हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आप यहीं पे क्वेश्चन पूछिए य र व में कौन सा अर्धस्वर नहीं है, तो र को चुन लेना। और कहीं अगर कूट दे य र व या फिर य ल व और इसके साथ कोई और 3 व्यंजनों का कूट दे तो आप उसके हिसाब से छांट लीजिएगा। पूर्ण रूप से य और व अर्धस्वर हैं, लेकिन वासुदेव नंदन में मैंने देखा कि य र ल व तीनों को अर्धस्वर माना गया है, इसलिए उसको आप प्रीफर करेंगे और ध्यान रखेंगे इसको चारों को। लेकिन अगर कहीं एग्जामिनर डीप जाने का कोशिश करे और इसी में घुमाने का कोशिश करे तो आप उसको ध्यान देकर पहचानेंगे कि हिंदी में य और व को हम अर्धस्वर मानेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए फ्रेंड्स, अब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण क च ट त प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो इनमें क वर्ग कंठ्य या फिर कोमल तालव्य
च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य। फ्रेंड्स, इसमें र और स इसका वर्गीकरण तो हम आगे देखेंगे। पहले इस पांचों को याद करिए। क च ट त प, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहले क्या है? कंठ्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। इसको याद कर लीजिए क्रम से। बीच पहले एक ऐसा याद करिए, बीच में क्या है? मूर्धा, मूर्धन्य, ऊपर कंठ्य तालव्य, क त मूर्धा, द ओ दंत्य और ओष्ठ्य। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। कंठ्य को कोमल तालव्य भी कहते हैं और तालव्य को तालु वर्ष भी कहते हैं। फ्रेंड्स, य र ल व को भी वर्गीकृत कर लेते हैं। य र ल व घोष ध्वनि है और अल्प प्राण है, नीरनुनासिक, अंतस्थ और अर्धस्वर, रल संकृत। ये जो घोष, अल्प प्राण, नीरनुनासिक, अंतस्थ और अर्धस्वर, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना ही याद रखिए। य र ल व घोष, अल्प प्राण, नीरनुनासिक और अंतस्थ, अर्धस्वर। उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमने देख लिया य र ल व को। देखिए, य तालव्य, र मूर्धन्य, ल वत्स्य, व ओष्ठ्य, संस्कृत दंतोष्ठ्य। न स ल को वर्ष, संस्कृत में दंत था, लेकिन न स ल को हिंदी में वर्ष माना गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। न स ल हिंदी में वर्ष हो गया है, संस्कृत में दंत था। और फ्रेंड्स, स स स, इस तीनों को पहले देखिए क्रम से। स तालव्य, श का उच्चारण करिए। देखिए, तालु को टच करता है, श श। वही स मूर्धा को टच करेगा, श श। वही स स, देखिए टक से दांत को टच करता है, दंत्य। न स ल दंत्य था ना संस्कृत में, अभी वत्स हो चुका है, दांत से हल्का से ऊपर को टच करता है, इसलिए। स तालव्य, श मूर्धन्य। फ्रेंड्स, ऐसे याद रखिएगा। ये स थोड़ा इन स से अजीब टाइप का है, हम ज़्यादा उपयोग इन्हीं का करते हैं। और ये वर्ड भी, मूर्धन्य भी थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा आपको, याद देखिए, मूर्धन्य। ये वर्ड्स और ये तालव्य से थोड़ा अलग ही लग रहा है, और ये स भी थोड़ा सा कम उपयोग में लेते हैं हम। ये स ज़्यादा चलता है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह कि स तालव्य और ये स मूर्धन्य और ये स वत्स दंत। इसको दंत के रूप में याद रखेंगे, फिर दंत को समझ जाएंगे कि आप वत्स हैं। न स ल वत्स, ठीक। ह काकल्य अलिजीव, अलिजीव मतलब छोटी जीभ से बोली जाती है। ह ह ह, उच्चारण करिए, ह। काकल, देखिए काकल से इसका ये आपका गला को टच करिए, उच्चारण करिए। काकल थोड़ा कंपन होगा इसमें, ह ह। काकल अलिजीव, छोटी जीभ से बोली जाने वाली, जीभ के पिछले वाले हिस्से से, ह ह, इसलिए इसको काकल अलिजीव कहते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ नोट्स देख लेते हैं। संस्कृत में न स ल दंत्य है, किंतु हिंदी में तीनों वर्ष हैं। पिछले 2500 वर्षों में व्यंजनों के उच्चारण स्थान में परिवर्तन हुआ है। मसूड़े पर जीभ के लगने से उच्चरित होते हैं, इसलिए वत्स, मसूड़ा
न स ल को वर्ड्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे इनको न स ल का आप उच्चारण करिए तो ये वर्ड्स अर्थात मसूड़ा को टच करेगा, तो इसीलिए मसूड़े पर जीभ के लगने से उच्चारित होते हैं, इसीलिए इन्हें वर्ड्स में रखा गया है। हिंदी में, संस्कृत में ये दंत थे, न स ल, न स ल। पहले ये संस्कृत बहुत प्राचीनी भाषा है फ्रेंड्स, याद रखिए। ये धीरे 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 इसके उच्चारण में भी हम लोग अब परिवर्तन लाते जा रहे हैं। यही कारण है कि कुछ परिवर्तन भी आए हैं और इनमें शोध हुए हैं, तो इसी के आधार पर ये अब वत्स हो गया है। र मूर्धन्य है, किंतु कुछ वर्णों के साथ वर्ड्स भी हो जाता है। र मूर्धन्य है, किंतु कुछ वर्णों के साथ वर्ड्स भी हो जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए हम विसर्ग और अनुस्वार के बारे में देख लेते हैं। विसर्ग अघोष है, महाप्राण है, नीरनुनासिक है। वहीं अनुस्वार घोष है, अल्प प्राण है, अनुनासिक है। विसर्ग अघोष, महाप्राण और नीरनुनासिक, वहीं अनुस्वार घोष, अल्प प्राण और अनुनासिक। और विसर्ग संघर्षी ऊष्म है। कंठ्य, ये विसर्ग कंठ्य है। और वहीं अनुस्वार य, र, ल, व, स, श, ह के अनुसार अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप से बोला जाता है, इसलिए इसका स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ है अनुस्वार का। वही विसर्ग कंठ्य है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, याद करिए। विसर्ग क्या है? अघोष, महाप्राण और नीरनुनासिक। इसी का अपोजिट अनुस्वार घोष, अल्प प्राण और अनुनासिक। फ्रेंड, नीरनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है सबको हम आगे देखेंगे और उसका आपको मैं समझाऊंगा क्या है। अनुस्वार फ्रेंड, स्वर के बाद बोले जाने वाले व्यंजन। अनुस्वार स्वर के बाद बोले जाने वाले व्यंजन है। वही ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। और पंचमाक्षर का प्रयोग देखिए, ये बिंदु आजकल ये ऐसा संधि नहीं लिखते हम लोग। ये पंचमाक्षर जो न है उसको अब आधा को अब हम ये अनुस्वार बिंदी के रूप में लिखते हैं। लिखने और देखने की दृष्टि से, लिखने में जल्दी और देखने में शुद्धता की दृष्टि से अब ये इसमें परिवर्तन हो गया है और अब ये ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाने लगा है। आगे देखते हैं विसर्ग के बारे में थोड़ा सा। विसर्ग भी स्वर के बाद बोले जाने वाला व्यंजन है। उच्चारण ह की तरह होता है। फ्रेंड, अनुनासिक और नीरनुनासिक के बारे में मैं आगे बताऊंगा, बोला था आपको, देख लेते हैं। ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, अनुनासिक स्वर है। और नीरनुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर नीरनुनासिक है। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाला, गाँव, आंगन। देखिए इसमें प्राणवायु दोनों से निकल रहा है, नाक और मुंह से, गाँव, आंगन। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। नीरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर, जैसे इधर, इधर, उधर, आप। नीरनुनासिक देखिए, इधर, उधर, आप, केवल मुंह से ही प्राणवायु निकल रहा है। यही अंतर है अनुनासिक और नीरनुनासिक में। फ्रेंड्स, अब फिर से हम सारी चीज़ों को यहीं पर दोहराएंगे। देखिए, आपको सारी चीज़ें अब यहाँ पर याद हो जाएगा। हमने क्या देखा पहले? स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन? क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प, ये सारे वर्ग 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है।
वहीं च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है। और य र ल व अर्ध स्वर ईसत स्पर्श और अंतस्थ कहते हैं य र ल व को। और स और ह को संघर्षी कहते हैं। और ये छ तरह और ज्ञ फ्रेंड्स ये संयुक्त व्यंजन है। इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये क च तथा प वर्ग सारे स्पर्शी हैं, च वर्ग स्पर्श संघर्षी हैं, य र ल व अर्ध स्वर ईसत स्पर्श और अंतस्थ, स ह संघर्षी। और फ्रेंड्स इसमें अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में देख लेते हैं। ये जो जितने भी फर्स्ट वर्ड हैं ये अल्प प्राण और ये महाप्राण, ये अल्प प्राण और ये महाप्राण और ये अल्प प्राण। तो सीक्वेंस याद कर लीजिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसा ही याद करना है। पहला और तीसरा वर्ग अल्प प्राण। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, और पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। और फ्रेंड्स हमने य र ल व के बारे में देखा था कि ये अंतस्थ और अर्धस्वर ईसत स्पर्श हैं। ठीक है। और ये स ह संघर्षी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अघोष और घोष के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अल्प प्राण क्या है, इसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती, वहीं महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। जैसे आपको उच्चारण करके दिखाता हूँ मैं। क में कोई ह मतलब आपको हकार जैसी ध्वनि, जैसे ख बोल रहा हूँ, ख, इसमें हकार जैसी ध्वनि आपको याद दिखेगा। आप खुद उच्चारण करके देखिए अपने से, कैसे करेंगे। क ख ग घ अंग। देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं हो रहा है। क ख ह जैसे हकार जैसी ध्वनि निकल रहा है ना। तो अल्प प्राण में हकार जैसी कोई ध्वनि नहीं निकलती और महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। प्राणवायु हल्की सी अधिक श्रमपूर्वक निकलती है प्राणवायु महाप्राण में। बस यही अल्प प्राण और महाप्राण होता है। फ्रेंड्स इसके बाद अघोष और घोष के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ण सभी वर्ग के क च ट त प पांच वर्ग हैं। सभी वर्ग के पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं और साथ में स ये तीनों। तो कितने हो गए, 10 + 3 = 13। तो ये 13 हमारे अघोष हो गए। क्या अघोष। तो कौन कौन से, पहला और ये दूसरा, सॉरी यहाँ तक है ये पावर तक। ये पहला क च ट त प चारों वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण अघोष हैं, साथ में स भी अघोष है 13। बाकी शेष जितने बच गए वो सब घोष हैं, ये सब। और सारे स्वर भी घोष हैं, सारे स्वर भी घोष हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला दूसरा वर्ग स = 10 + 3। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका घोष में, शेष प्लस स्वर। ठीक है। और आगे हम संयुक्त अक्षर के बारे में देख लेते हैं।
फिर फ्रेंड्स आपको मैं एक चार्ट बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, देखिए संयुक्त अक्षर क्या है, अक्ष तर ज्ञ स्र। ये क अक्षर अक्षर क और स, देखिए क और स से बना है। त्र में देखिए ये पहले क्या था, ये त था, इसमें हमको र लगाना है, तो ये अजीब दिख रहा है ना, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मिटा दिया। तो इसीलिए ये ऐसा, ये त का है ना, ये जो दिख रहा है आपको त का है, और ये र लग गया, तो इसीलिए ये त और र से मिलके बना है त्र। ठीक है, वहीं य ज और य से बना है, ये ज और य से बना है। स्र फ्रेंड्स ये स था, ये स था, तो हमने इसको क्या किया, इसमें र लगाएंगे तो ये अजीब लग रहा है, इसलिए हमने स को, ये स है और उसमें माने मात्रा लगा दिया, तो स और र, ये स्र अक्षर क और स त्र, त और र, वहीं य ज और य, अस्र में स और र। ये संयुक्त अक्षर फ्रेंड्स, ये अलग से कोई वर्ण नहीं है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है कि अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित है, किंतु अलग से कोई नए व्यंजन नहीं है। ये जो संयुक्त व्यंजन है, अलग से कोई नए व्यंजन नहीं है, बस इनका लिपि चिन्ह अलग से थोड़ा सा निर्धारित किया गया है। अब फ्रेंड्स अघोष और घोष के बारे में याद हो गया आपको। पहला और दूसरा वर्ण सारे क च ट त प सारे वर्ग के अघोष हैं, शेष स स स 13 हो गए, बाकी घोष जितने बच गए सब शेष, ये घोष हो गया, प्लस सारे स्वर भी घोष होते हैं। फ्रेंड इसके बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा और उसमें हम सबको याद कर लेंगे। इसमें और कुछ थोड़ा सा देख लीजिए। अल्प प्राण में कौन कौन आ गए, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में य र ल व, ये सारे अल्प प्राण हैं। ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण और य र ल व, वहीं महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण और स स स ह, ये महाप्राण है। अल्प प्राण महाप्राण कैसा है आपको मैंने बता दिया। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक चार्ट की ओर लेके चलता हूँ और पहले हम लोग ये उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा यहीं पे। ये जो क वर्ग है, क वर्ग प्लस ह और विसर्ग, ये कंठ हैं। देखिए मैंने बीच में क्या बोला था आपको, क च ट त प 5 पहले याद करिए। बीच में क्या है ट, अब बीच में क्या है मूर्धा, मूर्धन्य, ऊपर कंठ्य और तालव्य। बीच में मूर्धन्य, ऊपर कंठ्य और तालव्य, नीचे दंत्य और ओष्ठ्य। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, क च ट त प। साथ में कंठ्य में और कौन कौन सा है, ह और विसर्ग, ह और विसर्ग भी कंठ में आते हैं, और तालब में य और स, और मूर्धन में र और स, और दंत्य में ये स। जैसे हम अलग से देखें, ये स 3 याद करिए, स और ये स और ये स, ये तालव्य, ये स अलग ही टाइप का स है इसलिए मूर्धन्य, और ये दंत्य, ये दांत से टच करता है, स स श श, ये मूर्ध तालव्य, ये तालु को टच करे ना, श श तालव्य, और ये मूर्धन्य, और ये दंत्य। यह वर्त्स भी बोलते हैं ना इसको, न सल को वर्त्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्वरों के वर्गीकरण में, और ये दंतोष्ठ में एक ठो व को भी थोड़ा सा याद कर लेंगे, दंतोष्ठ। फ्रेंड्स अब हम आगे चार्ट में आते हैं। देखिए अब इसको आपको बनाना है, मैं एक को आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर इस चार्ट को दिखा दूँगा, उसको इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर आप खुद इसको नोट्स को देख के, पीछे को देख के इसको खुद भरिएगा, देख के भले भले ही भरिए, लेकिन खुद भरिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी।
और 2 बार भरिए, कम से कम 2 से 3 बार जितना हो सके। पहले क, ये घोष है कि अघोष है, आप बताइए। हमने पढ़ा है अभी, क्या बोला था मैंने? पहला और दूसरा सभी वर्ग के, पहला और दूसरा अघोष, तो ये क्या हो गया? अघोष। तो इसको हम भर लेते हैं, अघोष। ठीक है। और अल्प प्राण है कि महाप्राण है? याद करिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। क ख ग घ ङ। पहला लाइन क्या था? अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो ये कौन सा हो जाएगा? पहला लाइन है ना क, तो ये अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक। अनुनासिक है कि निर्नुनासिक है? फ्रेंड्स, सभी वर्ण, सभी वर्ग के पंचम अक्षर को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। शेष जो है निर्नुनासिक है। पंचम वर्ण जैसे क ख ग घ अंग, अंग, च छ ज झ ञ का ञ, ट ठ ड ढ ण का ण, त थ द ध न का न, प फ ब भ म का म। ये पंचम वर्ण जो है वो सब हैं अनुनासिक व्यंजन, वही शेष जो है निर्नुनासिक। तो ये क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक। ठीक है। अब प्रयत्न के आधार पर क वर्ग क्या था? ये सब संघर्षी नहीं, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक। और उच्चारण स्थान के आधार पर कौन क्या होगा? क्या पढ़ा था हमने? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य। ठीक। तो कौन सा है क वर्ग? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य पढ़ा था ना। दंत के बाद ओष्ठ है, तो ये पहला कंठ में आता है ना, क वर्ग। ठीक। कंठ या फिर कोमल तालव्य, कंठ या फिर कोमल तालव्य। ठीक। हिंदी में कोमल तालव्य है, संस्कृत में कंठ था। ठीक। ये कंठ है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसको ऐसे ही, इस चार्ट को देख लीजिए पूरा, इसको ऐसे करके आपको भरते जाना है पीछे देख के, और ये चार्ट पूरा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसको अच्छे से, फिर उसके बाद इसको भरिएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक। इसके बाद पलट रहा हूँ मैं आगे। ये फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा चीज़ छोड़ दिया है आपको, अभी इसको बताऊंगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा भरना है आपको। इस न और ये म के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक हो गया? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हम आपका कि अल्प प्राण। देखिए न, म, र, ल, ये सब तो अल्प प्राण हैं, लेकिन हिंदी में इनके महाप्राण विकसित हो गए हैं। जैसे न, न का न, म का म, र का र, ल का ल। तो ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, इनके महाप्राण विकसित हो गए हैं। और नहीं तो न का कोई महाप्राण नहीं है। जैसे त थ द ध न देख लीजिए, ये अल्प प्राण है ना, पंचम अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। लेकिन इस न के और ये म के और य र ल व, य र ल व भी अल्प प्राण पढ़ा है हमने। ठीक है, तो न, म, र और ल के महाप्राण विकसित हो गए हैं, न, म, र, ल। ठीक है फ्रेंड्स, आप
चीज़ें आशा करता हूँ आपको याद हो गई होगी और समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और कोशिश करूँगा फिर से मैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। फ्रेंड्स, यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अब हम इसका एमसीक्यू लाएंगे। पहले आप उस चार्ट को याद करिए, इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, फिर चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वीडियो को रोक रोक कर रिमाइंड करने का कोशिश करिएगा, फिर उस चार्ट को भरिएगा अच्छे से 2 बार। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।